नमस्कार। पिछले लेक्चर में हम लोग ने बात की थी कि हम लोग का लक्ष्य क्या होना चाहिए। सो एफर्ट्स जो हैं ये अर्थक्वेक से रिलेटेड है, तो जो कि हज़ार्ड और रिस्क को कम करना है। तो ये बात हुई थी हमारी कि इसमें क्या-क्या जानकारी हमारे पास, बेसिक जानकारी जो है वो होनी चाहिए करके। तो ये वाली बात हुई थी कि टेक्टोनिक फ्रेमवर्क हमको पता होना चाहिए उस एरिया का, फिर ज्योमेट्री ऑफ फॉल्ट कित है करके, फिर पैटर्न क्या है फॉल्टिंग का, साइस्मिक सोर्स कितना है, क्या कितने डेप्थ से आएगा, मैग्नीट्यूड क्या है, रिकरेंस क्या है। तो इस पे हमने पिछली बार चर्चा की थी। अब आगे बढ़ते हैं। सो फॉर एग्जांपल हम लोग ले लें कि हमें एक फॉल्ट का जो लोकेशन पता है। एक तो ये है आपका लोकेशन हुआ कि सरफेस लोकेशन क्या है करके, तो वो हमें पता है, जो कि आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो कि फॉल्ट टोपोग्राफी से हम लोग कहते हैं। तो फॉल्ट टोपोग्राफी से आपने ये पता लगाया करके, अब ये भी आपका अंदाज़ा होना चाहिए, और पिछले जो भूकंप आए हैं इस पे, या तो जो माइक्रो सेस्मिसिटी है कि इसकी सोर्स क्या रहेगा, कितना डेप्थ पे है, और इसका इफेक्ट जो है वो हमारी जो साइट है उस पे क्या होगा, हम लोग कितना दूर बैठे हैं। तो इसमें ये बताया गया है कि आपको सबसे पहले तो जो है टेक्टोनिक फ्रेमवर्क पता होना चाहिए करके इसमें। तो टेक्टोनिक फ्रेमवर्क का है ज्योमेट्री और सेप्शियल, जो हमने पिछले स्लाइड में बात किया, इसका फोकल मैकेनिज्म, तो किस टाइप की फॉल्टिंग हो रही है, फॉल्टिंग पैटर्न क्या है, एनर्जी इससे क्या रिलीज होगी, ये आपका अंदाज़ा आपको होना चाहिए इसका। साइस्मिक वेव प्रोपोगेशन जो है वो किस डायरेक्शन में जाएगी ज़्यादा, और कहाँ पे हमारा एरिया बैठा हुआ है, उस पर भी आपका ये बात होगी करके। तो ये बात होगी। फिर इन्फ्लुएंस ऑफ द लोकल सॉइल जो है, लोकल सॉइल कंडीशन जो हैं वो क्या है आपकी, वो आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए, जो कि ज़्यादातर हम लोग कहते हैं कि ये पार्ट जो है वो जियो टेक्निकल इंजीनियर्स जो होते हैं वो उसकी बात करते हैं करके। तो जियो टेक्निकल इंजीनियर्स जो हैं वो इसके बारे में आपको जानकारी देंगे, क्योंकि वो बोर होल करेंगे यहाँ से, और इसका लिथोलॉजी आइडेंटिफाई किया जाएगा बोर होल से, और इसकी सीक्वेंस पता लगाई जाएगी कि क्या क्या वेरिएशंस हैं इसका। फिर फाइनली जो है मॉडलिंग आप करें, और उसके बाद में ये पता लगाएं कि इसका हज़ार्ड कितना है, क्या असेसमेंट है हज़ार्ड का, उसको देखा जाएगा करके। तो मोटा मोटा जो है वो आपका ग्राउंड मोशन से रिलेटेड ये रहेगा, क्योंकि साइट जो है वो आपकी तो दूर बैठी है, फॉल्ट पे तो नहीं है। फॉल्ट पे होगी तो उसका असेसमेंट अलग होगा, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में भी बात किया है करके, कि जो भी बिल्डिंग अगर मान लो कि इसके ऊपर आपने बनाई है करके, तो ये तो खतरनाक है, इसके ऊपर आपको नहीं बनानी है करके। अब दूसरी बात इसमें आती है कि जो अर्थक्वेक का रिकरेंस है वो क्या है हमारा करके। तो ये अमूमन देखा गया है कि अगर आइडियल सिचुएशन ले लेते हैं, तो आइडियल सिचुएशन में ये है कि अर्थक्वेक जो है वो सडन रिलीज ऑफ एनर्जी है, और ये जो है स्ट्रेस के कारण आपका एनर्जी स्टोर हो रही है। तो ये स्ट्रेस जो है वो टेक्टोनिक फोर्सेस हैं आपके, और दो प्लेट का टकराना और ये सब बातें जो हैं करके। तो स्ट्रेस बिल्ड्स एज टेक्टोनिक फोर्सेस डिफॉर्म रॉक्स ऑन आइदर साइड ऑफ द लॉक्ड फॉल्ट। मतलब ये आपका मूवमेंट नहीं हो रहा है, इस पे मूवमेंट नहीं हो रहा है, वीक जोन तो है आपका, फॉल्ट तो है, लेकिन इस पे मूवमेंट नहीं है, लॉक्ड है करके। तो इस पे दबाव बना जा रहा है, इस पे एनर्जी स्टोर होती जा रही है। तो ये कुछ समय लेगा, टाइम लेगा आपका, और ये ही है आपका स्ट्रेस टाइम का जो एक डायग्राम नीचे यहाँ पे दिखाया गया है, वो आपका ये है करके। तो एक पर्टिकुलर अर्थक्वेक के लिए ये माना गया है कि कुछ सटीक समय ही लगेगा आपका, उसके बाद वो भूकंप होगा। तो ये यहाँ पे बताया गया कि ये आपकी ये जो पोर्शन है ये आपका स्ट्रेस बिल्ट हो रहा है, वो ये है आपका, और ये जो है ये आपका स्ट्रेस रिलीज हो रहा है। तो दैट इज़ एन इवेंट। ये अर्थक्वेक्स हैं सारे। तो ये आपका टाइम, अगर मान लो कि सेम मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक चाहिए आपको, उसी फॉल्ट पे हो रहे हैं या तो उसके लिए आपका बिल्कुल एक सिमिलर टाइम फ्रेम होगा और स्ट्रेस रिलीज होगा। लेकिन क्या ये वास्तव में ऐसा होता है?
ये एक सवाल हम लोग लेके चलते हैं, क्योंकि आपका जो भी पोर्शन जो रॉक्स हैं या सेडिमेंट्स हैं या तो सॉइल है आपका, जो एक बार रप्चर कर गया है, उसकी क्षमता उतनी रहेगी या कम होगी? तो उत्तर ये है कि कम होगी उसकी, क्योंकि ऑलरेडी वो एक बार वीक हो चुका है करके। तो लोकल स्ट्रेंथ क्या है रॉक का, अगर हम लोग सेम लेते हैं कि भाई वो हमेशा सेम ही रहेगी, तो हमारे लिए ये बिल्कुल आइडियल कंडीशन है कि वो इतना ही समय लेगा और यहाँ पर रप्चर करेगा, इतना ही समय लेगा यहाँ पर रप्चर करेगा करके। तो ये हम लोग एक प्रिडिक्शन इससे हो सकता है आपका कि आने वाले भूकंप जो है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है करके, कि ये लास्ट भूकंप जो है आपका यहाँ पे आया ये वाले में, अब ये इस पॉइंट से जो है ये फिर से स्ट्रेस डेवलप करना शुरू किया और इस लाइन पे जो है हमारा जो टाइम है उस पर आपका भूकंप आएगा। लेकिन वास्तविक में ऐसा होता नहीं है करके, क्योंकि लोकल स्ट्रेंथ ऑफ जो रॉक्स हैं, जो मटेरियल है, वो चेंज होती है, वो सेम नहीं रहेगा। तो ये पाया गया है कि मान लीजिए कि स्ट्रेस तो इतना डेवलप हुआ आपका यहाँ से यहाँ तक का, ये टाइम गया आपका इतना, तो ये टाइम था आपके पास, इतने टाइम में तो आपका ये हुआ। लेकिन पहला मान लो कि पहला अर्थक्वेक जो है वो इस समय पे आपका रप्चर कर गया, ये टाइम है आपका। लेकिन दूसरे वाले में स्ट्रेन तो इतना डेवलप हुआ, टाइम उतना ही लिया, लेकिन एक छोटा भूकंप आ गया। तो छोटा भूकंप आने का मतलब ये है कि आपका जो था वो ये इतना जो पोर्शन था आपका, कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारा ये इनकम्प्लीट स्ट्रेस रिलीज है, एनर्जी इतनी बच गई है आपके पास, जो कि ये वाले भूकंप में देखा गया था इसमें, तो इतनी बचा हुआ है करके। तो ये क्या होगा, तो जो इसके बाद वाला भूकंप आएगा, मान लीजिए कि हम लोग इसको कहते हैं कि भूकंप ये अर्थक्वेक 1 है आपका, और ये जो है ये उसी टाइम पे आया जिस टाइम पे पहला जो अंतराल था उसमें आया, लेकिन उतना बड़ा भूकंप नहीं आया, छोटा आया। क्योंकि जितना ये रप्चर आप देखेंगे, मतलब जो एनर्जी रिलीज हुई है, ये एनर्जी भी आपको बताती है कि कितना बड़ा भूकंप रहा है। तो यहाँ पे जो है ये पोर्शन जो है वो आपका इनकम्प्लीट स्ट्रेस है आपका, ये बच गया करके। अब क्या होगा कि इसको सफाइज करने के लिए छोटे ही कम समय में, ये समय जो है इसने कम लगाया और एक भूकंप और आ गए यहाँ पे। तो ये अनसर्टेनिटी जो है ये हमेशा बनी रहती है करके। ये आपका अर्थक्वेक 2 था, यहाँ पे अर्थक्वेक 3 आ गया, फिर ये वाला जो पोर्शन है, ये चेंज इन स्ट्रेस फ्रॉम नियर बाई अर्थक्वेक, ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। क्या वो स्ट्रेस ट्रिगर कर गया तो यहाँ पे भी एक छोटा भूकंप आ गया आपका, ये आपका हो गया अर्थक्वेक 4 हो गया आपका, और यहाँ पे अर्थक्वेक 5 आया। और इस तरह से अगर चेंज आपका हो रहा है, जो उसकी रॉक्स की जो स्ट्रेंथ है उसमें बदलाव आ रहा है, तो आपको उतने बड़े भूकंप नहीं मिलेंगे और उसका जो अंतराल है, रिकरेंस है, वो कम हो जाएगा। जैसे हमने देखा कि ये वाला जो भूकंप था उसका इतना टाइम था, लेकिन यहाँ पे जो है छोटे छोटे भूकंप आना शुरू हुए करके। तो ये चीज़ हमने अपनी स्टडीज़ में भी देखी हैं, जो कि हम लोग अवशेष देखते हैं सेडिमेंट्स में, उसमें भी ये पाया गया है कि बहुत सटीक तरीके से हम लोग ये नहीं कह सकते कि इसी समय और इस समय इतना बड़ा भूकंप आएगा। ये कह सकते हैं कि इस एरिया की क्षमता कितनी है, कितना बड़ा भूकंप ट्रिगर करने की उसकी कैपेबिलिटी है, पोटेंशियल कितना है उसमें करके। तो ये जो है आपका इनकम्प्लीट स्ट्रेस है, और इस वजह से जो है चेंज इन स्ट्रेस हुआ, तो आपके जो अर्थक्वेक्स आएंगे वो डिफरेंट टाइम पीरियड में आ सकते हैं, जो कि उसका है करके। तो ये भी कुछ बात है कि हमने जो टाइप ऑफ फॉल्ट्स जो है उसका पैटर्न क्या है फॉल्ट का, तो जैसे रिकरेंस के साथ साथ ये भी हमको जानना ज़रूरी है कि किस टाइप की फॉल्टिंग एक्सपेक्ट करी जा रही है वहाँ पे। ये बेस्ड ऑन फील्ड इन्वेस्टिगेशंस हम पता लगा सकते हैं करके। तो जैसे यहाँ पे बताया कि फॉल्ट लाइन है, ये डिप है आपका यहाँ पे ये वाला, तो ये आपका जो है ब्लॉक अगर नीचे जा रहा है तो ये नॉर्मल फॉल्टिंग हो गया, ब्लॉक अगर ऊपर आ रहा है
तो ये रिवर्स फॉल्टिंग हो गया आपका। और अगर अलोंग द स्ट्राइक मूव कर रहा है तो ये आपका स्ट्राइक स्लिप फॉल्टिंग हो गया। तो ये हमको जानना ज़रूरी है, क्योंकि इस पर हम लोग ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका डिफॉर्मेशन कितना होगा और कितना बड़ा मैग्नीट्यूड आ सकता है। उसके अलावा एक और चीज़ है जो कि मैं बार बार जिस पे एम्फसाइज़ कर रहा था कि हमको ये भी जानना ज़रूरी है कि उस एरिया में किस टाइप का मटेरियल है। क्या वो हार्ड रॉक्स हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, या तो लूज मटेरियल है जिसको हम लोग अलूवियम कहते हैं करके। तो हमारे पास तो ये सारा है करके। अब आता है एक और कि आपका अगर मान लीजिए कि 2 फॉल्ट्स हैं और उस पे जो फॉल्ट हैं आपके, वो एक साइट है जो हमारी डैम है, वो डैम को हम लोग अगर कहते हैं कि इस पे हज़ार्ड की बात करनी है तो क्या हो सकता है। अब दोनों में जो है, एक में आपका जो है, एक कंडीशन में मैग्नीट्यूड आपका जो है वो 6.5 का है। सो ये जो है 6.5 मैग्नीट्यूड कंसिस्टेंट विद रप्चर लेंथ ऑफ 30 किलोमीटर्स एंड स्लिप ऑफ 1 मीटर, ये आपका एक्सपेक्टेड है कि इसमें ये होगा करके। और ये जो फॉल्ट है आपका जो कि रप्चर होगा सरफेस पे, ये फॉल्ट इसका ट्रेस होगा यहाँ पे, और ये फॉल्ट प्लेन है आपके पास, ये वाला ये फॉल्ट प्लेन है आपका। तो अब इसका डिस्टेंस कितना है वो सोर्स से, वो भी आपको लेना ज़रूरी है। और यहाँ पे क्या है आपका, ये आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये 7 मैग्नीट्यूड का है, इसका 50 किलोमीटर की लेंथ में रप्चर होगा और स्लिप करीब 2 मीटर का होगा करके। तो आप इससे आपका फ़र्क पता चलेगा कि यहाँ पे आप 2 मीटर का स्लिप ले रहे हैं और यहाँ पे आपके पास स्लिप जो है वो 1 मीटर का है। और डिस्टेंस कितना है वो भी ज़रूरी है, क्योंकि साइस्मिक वेव्स कितना अफेक्ट करेगी इसको, साइस्मिक शेकिंग कितना होगा उस लोकेशन पे, वो आप इसका मॉडलिंग से या तो उससे पता लगा सकते हैं और उसके बाद में उसका हज़ार्ड असेसमेंट कर सकते हैं उस एरिया का। दूसरा जो है कि इस तरह के मैप्स तैयार किए जाते हैं जिसको हम लोग इंटेंसिटी शेकिंग मैप भी कहते हैं करके। तो ये जो है, जैसे फॉर एग्जांपल इसका एक उदाहरण दिया गया है कि लॉस एंजलिस का एरिया है, तो अर्थक्वेक तो मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा। अब उससे साइस्मिक शेकिंग होगी, वो क्या शहरी इलाकों में सेम होगी या अलग अलग होगी। और इसको आप लिंक कर सकते हैं जो हमने बात किया था एम्प्लीफिकेशन वाली करके। तो जैसे ही आपका सॉइल जो है और मटेरियल जो है सब सरफेस में वो वेरी करेगा, तो उसी के बेसिस पे आपकी साइस्मिक शेकिंग भी अलग होगी, क्योंकि वहाँ पे सॉफ्ट डिपॉजिट्स में या तो लूज मटेरियल में एम्प्लीफिकेशन ज़्यादा होगा करके। तो ये इंटेंसिटी मैप जो दिखाया यहाँ पे आपने दिखाया कि कुछ एरिया, हालांकि ये पूरा लॉस एंजलिस ही है करके, लेकिन कुछ एरियाज में आपकी इंटेंसिटी हाई है और कुछ एरियाज में इंटेंसिटी बहुत कम है। तो ये एरियाज जो हैं लो इंटेंसिटी वाले जो हैं आपके, ये इसमें पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इसमें जो सॉइल है और उसकी और जो मटेरियल है उसकी स्ट्रेंथ अच्छी है और उस वजह से यहाँ पे इतना ज़्यादा साइस्मिक शेकिंग नहीं होगा करके। अब आते हैं देश की बात कर लें, तो हमारे पास जो है, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि 3 ऐसे एरिया हैं जो कि ज़ोन 5 में हम लोग इसको डालते हैं। ज़ोनिंग पे हम लोग बात करेंगे, अब अगर समय मिला तो उस पर भी बात करेंगे, लेकिन ये जो है ज़ोन 5 में इसको डाला गया है। और एक तो आपका अंडमान निकोबार है और दूसरा जो है आपका कच्छ है। तो ये आपका अंडमान निकोबार हो गया, ये आपका कच्छ का रीजन है और ये आपका हिमालय वाला है। ये हिमालय का है। तो इसमें हमारे पास जो है ये वाला जोन है, इसमें भी काफ़ी भूकंप है। तो ये कुछ हिस्टोरिकल डेटा से लेके, जो कि जैसे मैंने कहा कि
कुछ एरियाज़ में तो हमारे पास हिस्टोरिकल डेटा काफ़ी अच्छा है, तो वहाँ से भी इसको देखा गया है कि पहले कितने भूकंप यहाँ पे आए हैं और उसकी मैग्नीट्यूड क्या था। तो जैसे 1885 का है, 1555 का है, 1905 का है और 1934 का है, 50 का है, 2005 का है। यहाँ पे ये 3 भूकंप जो हैं वो आपके आए थे आपके 20वीं सदी में, और ये बड़े भूकंप थे जिसको ग्रेटर देन 7.5 मैग्नीट्यूड है। और ये 2 भूकंप जो है, एक तो नेपाल का है और ये वाला असम वाला जो है 1934 और 1950 का जो है, उसकी मैग्नीट्यूड 8.8 से ऊपर था और 8.5 के आसपास से नीचे था करके। उसके अलावा अंडमान में भी इस तरह के भूकंप हैं करके, और 2004 का जैसे हम बात कर रहे थे कि इसने तो सुनामी भी जनरेट की थी। तो यहाँ पे एक और हज़ार्ड जुड़ जाता है, वो है सुनामी का, जिस पे हम लोग आगे लेक्चर्स में चर्चा करेंगे। तो वहाँ पे भी कुछ अवशेष हैं इस तरह के, और जो एविडेंस हैं, एविडेंस के साथ साथ ये हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में भी मिलता है कि यहाँ पे हमारे पास पहले भी भूकंप आ रखे हैं करके। इसी तरह से कच्छ का भी है करके, और कच्छ में भी आप देखेंगे तो रीसेंट अर्थक्वेक जो आया हमारे पास 2001 का आया, और यहाँ पे 2004 का है, और यहाँ पे 2005 का भी है और 2015 का भी है। ये नेपाल अर्थक्वेक था, और इसके भी मैग्नीट्यूड जो था वो 7.6 का था करके। तो ये तो 3 एरियाज़ जो हैं हमारे पास जो हैं जिससे हमको खतरा है। इस एरिया से हमारे पास जो खतरा है वो अर्थक्वेक प्लस सुनामी का है, और यहाँ पे जो है ये ज़्यादातर जो है इससे खतरा है जो अर्थक्वेक का है। लेकिन इससे सटा ये इलाका है, ये वाला जो ईरान का है करके, और जिसको कहा जाता है मकरान सबडक्शन जोन, जहाँ पे ये प्लेट सबडक्ट कर रही है। और ये वाला जो है, ये अंडमान का जो है, वो भी आपका सबडक्शन जोन है। और इसको कहा गया है सुमात्रा अंडमान सबडक्शन जोन। तो ये आपका है। ये हमारे पास जो है, इसके बेसिस पे जो भी एविडेंस थे और जो भी रिकॉर्ड्स थे हमारे पास पिछले अर्थक्वेक्स के, उसके बेसिस पे साइस्मिक जोनेशन मैप तैयार किया गया है। और भाई इसको अगर बड़ा करके हम लोग देखेंगे तो मैं नेक्स्ट उसमें कोशिश करूँगा कि इसको एक बड़ा करके दिखाया जाए। इसमें जो लाल वाला हिस्सा है वो जोन 5 है आपका। 2001 से पहले हमारे पास 5 जोन हुआ करते थे, अभी 4 ही है। जोन 1 जो है, एक जो है जोन, उसको हटा दिया गया है क्योंकि उतनी कम इंटेंसिटी वाले कोई एरिया बचे नहीं। और 2001 में ये देखा गया कि भाई ये जो भूकंप आ रहे हैं उससे जो इंटेंसिटी एक के हिसाब से रखी थी वो उतनी तो नहीं है, ये ज़्यादा होती है करके। तो रिस्क जो है उसको देखते हुए हज़ार्ड मिनिमाइज करने के लिए और किस तरह का वहाँ पे कंस्ट्रक्शन होगा, इसको अमल में लाने के लिए ये जोन्स आपके बदले गए हैं करके। तो ये भी अंदाज़ा पहले से ही हो जाएगा जब भी आप वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं या कुछ हो रहा है कि भाई यहाँ पे कितनी इंटेंसिटी रहेगी इस एरिया में। तो इसी हिसाब से इसको, और इसमें सारी चीज़ें जो हम लोग पिछली स्लाइड में बात कर रहे थे उसको भी इनकॉर्पोरेट किया है, लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि उतनी सटीक तरीके से नहीं किया गया है। अभी कुछ स्टडीज़ की जा रही हैं और कुछ रिसर्च हो रही है जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के तहत ही हो रही है, वो भी जिसको माइक्रोजोनेशन कहते हैं। और ये जो मैप है ये मैक्रोजोनेशन, ये बड़ा एरिया में आपका जोनिंग किया है। जो पिछला हम लोग एक मैप देख रहे थे लॉस एंजलिस का, वो माइक्रोजोनेशन है। ये मैक्रो है, लार्जर स्केल पे है। तो अगर मान लो कि यहाँ पे ये कहा कि ये जोन आपका जो है वो 3 में है या 2 में है, तो आपका ये आपका जो है यहाँ पे, अब जैसे मैं पहले एक बात और बता दूं यहाँ पे कि जोन 1 निकाल दिया गया, जोन 1 नहीं है हमारे पास। जोन 2, 3, 4 एंड 5 4 ही जोन हमारे पास हैं। अब जो है पहला जोन निकाल दिया है 2001 के बाद की बात है करके। और ये मैप्स जो हैं, सेस्मिक जोनेशन मैप्स जो हैं, ये इसमें बदलाव करते आए हैं, इसको अपडेट करते आए हैं एज एंड व्हेन
वी गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्थक्वेक और वी लर्न फ्रॉम द अर्थक्वेक। हम अगर वो भूकंप से कुछ सीखते हैं, कभी इसमें साइस्मिक शेकिंग ज़्यादा हो रही है इस एरिया में, तो उसी हिसाब से इसको बदला गया है करके। तो हमारे पास अभी जो है वो जोन 1 है नहीं, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है करके। तो ये कलर कॉम्बिनेशंस आपके दिखाए हैं। जो रेड है वो जोन 5 है आपका, जो बाकी जो एक पीला सा है हल्का सा, ये जो डार्क वाला है ये आपका जोन 4 है, फिर 3 है और 2 है करके, हाँ 2 है। तो यही जोन्स हमारे पास अवेलेबल हैं करके। अब अगर हिमालय के बारे में हम देखें तो उस पर बात आ जाते हैं, क्योंकि हम एक्टिव फॉल्ट की हिमालय के बारे में बात करना शुरू करेंगे। तो हमारे पास काफ़ी ऐसी वीक जोन्स हैं, बहुत सारे ऐसे वीक जोन्स हैं जिसके अलॉन्ग मूवमेंट होने की संभावना है करके। और एक जो पोर्शन था जो कि प्लेट जब नीचे गई थी इनिशियली, जो हमने बात की थी पहले के पहले, हमारे पास जो था वो ओशनिक प्लेट थी जो सबडक्ट की, तो उसी के साथ साथ जो है कॉन्टिनेंटल प्लेट को भी वो थोड़ा सा खींचती है अपनी तरफ, और इसको हम लोग कहते हैं मेन डिटैचमेंट फॉल्ट। और इसके साथ साथ आपके पास जो है डिफरेंट फॉल्ट लाइंस हैं और जो कि इसकी निकलती है। और इसी के बेसिस पे हमने भी ये भी बात की थी कि हिमालय एक सिंगल माउंटेन चेन नहीं है, मल्टीपल माउंटेन चेन्स हैं, जिसमें हम लोग कहते हैं हायर हिमालयाज, हिमाद्री, लेसर हिमालयाज और शिवालिक्स करके। तो ये एक पार्ट है जिसमें हम लोग आगे चर्चा करते हैं अब करके। तो जो हिस्टोरिकल डेटा था, ये मैप में हमने उसको भी डालने की कोशिश की है करके, और जो 20वीं सदी में भूकंप आए हैं उसको भी डालने की कोशिश की है करके, और एक मैप तैयार किया गया जिससे हम लोगों को अंदाज़ा आ सकता है। इसमें जो येलो पोर्शंस दिखाए गए हैं वो रप्चर एरियाज है, एक्सटेंट ऑफ रप्चर है आपका पास ये। तो ये है आपका। फिर फॉल्टिंग किस तरह की है वो भी मार्क किया गया है, नॉर्मल फॉल्टिंग। हालांकि ये अगेन हम लोग बात कहेंगे तो दिस इज़ ऑन द वेरी लार्ज स्केल मैपिंग, बट वी हैव, तो इसका छोटे उस पर भी है जो कि हमने, मतलब हम लोग कहेंगे कि उसको ऑन हाई रेजोल्यूशन डेटा पे है करके इसको। तो ये यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास बड़े बड़े जो भूकंप हैं जो कि स्टार्स बने हैं, ये जो भूकंप हैं ये बड़े जो हैं वो ग्रेटर देन 7.5 के हैं आपके। तो ये बात करें यहाँ पे हमारे पास शिलोंग का है 1897 का है, फिर आपके पास बिहार नेपाल का है 1934 का है, फिर 1905 का है 8.2। ये भी आपका 16वीं सदी का अर्थक्वेक है, और ये काफ़ी मुगल्स के ज़माने में कुछ पुस्तकें लिखी गई थी उसमें इसका वर्णन है वहाँ पे। फिर आपके पास जो है यहाँ पे 1905 का 7.8 का है आपका कांगड़ा का अर्थक्वेक है। फिर 1885 का 6.4 का है, लेकिन एक बड़ा अर्थक्वेक यहाँ पे है 1555 का है करके, जो कश्मीर वैली में हुआ था। तो कश्मीर एरिया भी आपका काफ़ी एक्टिव है उस हिसाब से माना जा रहा है करके। तो ये जो कुछ पोर्शंस हैं जिसमें अभी ये पुराना डेटा है, अभी हम नेक्स्ट जो लेक्चर लेंगे उसमें हमको आपको बताएंगे कि जो हमने स्टडीज़ की हैं और बाकी टीम्स ने भी की हैं, जिसको हम लोग पैलियोसाइस्मिक स्टडीज़ कहते हैं। पैलियोसाइस्मिक मतलब आपका एंशिएंट अर्थक्वेक के अवशेष ढूंढ रहे हैं। तो उन्होंने ये बताया है कि भाई ये एरियाज़ में कौन कौन से अर्थक्वेक आए हैं, तो उस पर हम लोग एक बात करेंगे बाद में। अब डेडली इफेक्ट विथ पुअर क्वालिटी कंस्ट्रक्शन, ये बात हम लोग जो कर रहे थे कि भाई आपका ज़्यादातर जो नुकसान होता है और लोग मारे जाते हैं वो पुअर कंस्ट्रक्शन की वजह से है करके। अब हेटी का जो अर्थक्वेक था उसका बहुत ज़्यादा बड़ा मैग्नीट्यूड नहीं था, लेकिन उसने काफ़ी लोगों को मारा, करीब करीब 2 लाख के ऊपर लोग मरे थे इसमें, और इसका करीब 7.6 ही मैग्नीट्यूड था, इतना ज़्यादा नहीं था इसका करके। और इसी तरह से जो हम लोग कहें कि अगर ये जो हमारा कांगड़ा में अर्थक्वेक आया था, टोटल डैमेज दिखाया था इसने, और इसका मैग्नीट्यूड 7.8 था। तो ये भी काफ़ी घातक हुआ क्योंकि पॉपुलेशन भी ज़्यादा थी। लेकिन अभी अगर उस एरिया में भूकंप आएगा, और आने की संभावना है पूरी, ये तो वो कभी रोक नहीं पाएंगे, तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा वहाँ पे। तो ये आपके कुछ चित्र हैं जिस तरह से हम लोग हिस्टोरिकल डेटा लेते हैं, वो मैंने कहा। तो ये एक किताब लिखी गई थी जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया लिखा था, और तब यहाँ पे ब्रिटिशर्स का
राज था, ये आज़ादी के पहले की बात है। तो उसमें ये इसको पूरा रिकॉर्ड किया गया है और ये डैमेज जो आप देख सकते हैं कि हर इलाके में वहाँ पे कांगड़ा में डैमेज हुआ था करके। ये चित्र मैंने पहले भी बता रखा है आपका, टोटल डैमेज अराउंड कांगड़ा धर्मशाला ड्यूरिंग 1905 कांगड़ा अर्थक्वेक 7.8 मैग्नीट्यूड था इसका करके। ये कुछ दृश्य आपके हैं भुज के हैं जो क्लोजअप हैं, आप देख सकते हैं क्या बुरी तरह से डैमेज हुआ था। ये 2001 का भूकंप था आपका, ये कुछ इलाका है यहाँ पे भी डैमेज था। तो इस बारे में हमने ऑलरेडी बात की है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये इसलिए यहाँ पे ज़रूरी था कि हम लोग उस चीज़ को याद करें और फिर आगे बढ़ें, जिसमें फोकस क्या है, एपिसेंटर है, फिर फॉल्ट स्कार्प का बात है। अभी ज़्यादातर हम लोग इसकी बात करेंगे, फॉल्ट स्कार्प की और फॉल्ट ट्रेस की, ये हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है करके। ये दूसरा एक कार्टून है जो कि दिखाता है आपका कि एपिसेंटर क्या होगा और फॉल्ट क्या है, और ये जो लाइन है ये आपकी फॉल्ट टोपोग्राफी की बात हो रही है। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है और यही चीज़ जो है हम लोग इसको सैटेलाइट डेटा से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब अगर ये देखें फोटोग्राफ, तो आप ये फोटोग्राफ जो है ये हाजीपुर एक जगह है और बियास नदी यहाँ से इसके पास से ही निकलती है करके, तो ये वहाँ का है, जिसमें ये अगर आप देखें तो ये, और यहाँ पे ये जो फॉल्टिंग हो रही है वो रिवर्स फॉल्टिंग है, या तो हम लोग कहें कि थ्रस्ट फॉल्टिंग है। ये थ्रस्ट फॉल्टिंग हो रही है यहाँ पे। तो इसके हिसाब से अगर देखेंगे तो ये वाला जो वॉल है, ये पोर्शन है, ये फॉल्ट आपका यहाँ से जा रहा है, ये आपकी फॉल्ट ट्रेस हो गया आपका, ये आपका फॉल्ट ट्रेस है, ये फॉल्ट ट्रेस हो गया आपका। ये थ्रस्ट फॉल्टिंग हो रही है तो ये वाली जो है ये आपकी हैंगिंग वॉल हो जाएगी और ये जो है ये आपकी फुट वॉल हो जाएगी। तो एक्टिव फॉल्ट का एज पर द डेफिनेशन हम लोग इसको आज देखते हैं करके क्या है करके। ये कहते हैं कि along which movement occurred during last 10,000 years, 10,000 वर्ष में अगर उस पर मूवमेंट हुआ है तो उसको क्लासिफाई करेंगे एज एन एक्टिव फॉल्ट। उस पे आने की संभावनाएं हैं, अर्थक्वेक आने की संभावनाएं बहुत हैं उस पर। नेक्स्ट आएगा मैनिफेस्टेशन ऑफ क्रस्टल डिफॉर्मेशन बाय डिस्प्लेस्ड लैंडफॉर्म्स। तो ये एक्टिव फॉल्ट क्या करता है, एक्टिव फॉल्टिंग में ये होता है कि जो भी यंग लैंडफॉर्म्स हैं सरफेस पे उसको वो डिस्प्लेस करता है, तो और उसी की मैनिफेस्टेशन के उसके अवशेष को ही हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं और इसको बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है, बहुत महत्व दिया जाता है, क्योंकि यही जो है कंसिडर टू बी द सोर्स फॉर लार्ज मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक्स इन नियर फ्यूचर। तो हम लोग आज यहीं पे रुकते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में फिर आगे बात करेंगे एक्टिव फॉल्ट्स पे और कुछ हम लोग देखेंगे एविडेंस जो हैं और एग्जाम्पल्स, उदाहरण देखेंगे देश में भी और विदेश के भी। तो यहीं रुकते हैं। थैंक यू सो मच, नमस्कार।